जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी सीडीएस 2 एग्जामिनेशन हुआ था 14 ऑफ नवंबर 2021 को। आज हमारे सेशन में हम लोगों ने जो इसका जीएस सेक्शन है जो कि 120 नंबर का आता है, उसमें हमने आज पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। किस प्रकार से क्वेश्चंस आए थे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अगली बार भी एग्जाम्स देंगे। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जो इस बार का पैटर्न था वो कैसे क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे, कहाँ से लिए गए थे, कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो में। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सो दैट इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसी प्रकार से मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूं। तो गाइस पहला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज अ बेंच एट लखनऊ। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसकी जो पीठ है वो लखनऊ में है। ठीक है। दूसरा है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज अ बेंच एट ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसका एक बेंच यानी कि पीठ है ग्वालियर में। तीसरा बोलता है राजस्थान हाई कोर्ट इज लोकेटेड एट जोधपुर। राजस्थान जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में है। और अंत में बोलता है गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज नो बेंच। तो यहाँ पे जो गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज नो बेंच यानी कि गुवाहाटी हाई कोर्ट की अभी तक कोई भी पीठ नहीं है। अगर आपको हिंदी में जानना है तो हिंदी में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ में एक बेंच है। ठीक है। दूसरा है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में ग्वालियर में एक बेंच है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कोई बेंच नहीं है। तो गाइस इसमें से मैं आपको बता दूं, अगर हम ये बोलते हैं कि जो भारत में सबसे ज्यादा जजेस किस हाई कोर्ट में है तो वो आएगा आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट। लगभग 160 से ज्यादा आपको जजेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। और अंत में गुवाहाटी हाई कोर्ट आता है। आपको पता है भारतीय संविधान में हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? दैट इज आर्टिकल 224, क्योंकि ये स्टेट्स में आता है। और अगर मैं बात करूं गुवाहाटी हाई कोर्ट की, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट की जो बेंच है इसमें आपको 3 बेंच और मिलेगी। पहले आपको पता है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे हमारे, उन सभी के लिए मात्र एक ही हाई कोर्ट आपको देखने को मिलता था जो कि गुवाहाटी में था। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बेंच 6 बेंच हुआ करती थी। वर्तमान में ये 3 जो राज्य है वो इससे हट गए, उनका अपना, जैसे कि मेघालय, उनका अपना खुद का क्या बन चुका है, त्रिपुरा उनका अपना खुद का हाई कोर्ट बन चुका है। आज की डेट में इसके जो बेंचेस है वो है ईटानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। फिर आपका कोहिमा बेंच, फिर आपका आइजवाल। ये बेंच है, 3 बेंच, नागालैंड, कोहिमा, ठीक है। फिर आपका मिजोरम। ये 3 राज्यों की अभी भी यही हाई कोर्ट इलाहाबाद गुवाहाटी हाई कोर्ट है। तो यहाँ पे जो उसने बोला नो बेंच, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। द प्रोविजन द स्टेट शैल नॉट take steps to separate the judiciary from the executive shall take the steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state। यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि सरकारी, राज्य सरकार के अधीन, राज्य सरकार का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी देश की सरकार है उसके अधीन जो भी सरकारी कार्यालय होंगे, सरकारी नौकरियां होंगी, उसमें आपको कार्यपालिका और विधायिका दोनों को अलग करना होगा। जैसे कि आपने देखा होगा जुडिशियल एग्जाम्स अलग होते हैं और सिविल सर्विसेज के एग्जाम अलग होते हैं। तो सबसे बड़ा उदाहरण आपको यही है। तो आपने बताना है किसके अंतर्गत आपको ये देखने को मिलेगा, किस आर्टिकल, किस पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो पार्ट 4 है, पार्ट 5 है, पार्ट 6 है, पार्ट 7 है। आपको पता है सरकारी नौकरी से रिलेटेड आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा इक्वालिटी के अंतर्गत आर्टिकल 16 में, जिसमें यह कहा गया है कि सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा, समान आरक्षण दिया जाएगा, सभी को समान महत्व दिया जाएगा सरकारी सरकारी नौकरियों में राज्य के अधीन। तो यहाँ पर एक और आर्टिकल है आर्टिकल 50। और ये आर्टिकल 50 किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 50 अंतर्गत आता है पार्ट 4 के। यानी कि पार्ट 4 क्या है? ये है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य को आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए, आदेश है निर्देश, डीपीएस में निर्देशित है, आदेशित नहीं है। कोई भी कोर्ट उसे लागू नहीं कर सकता है, वो सिर्फ निर्देशित है। राज्य को निर्देश देगी आपने ऐसा सा कार्य करना है। तो यहाँ पे आर्टिकल 50 किसके अंतर्गत आता है? जो कि पार्ट 4 के अंतर्गत आता है। इसमें कहा गया है, सेम यही बात कही गई है, द स्टेट शैल नॉट
द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर पार्ट 4। पार्ट 3 में ये नहीं, क्योंकि पार्ट 3 आपका ऑप्शन में भी नहीं है। अब आपने दोबारा से बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से, निम्न में से कौन सा जो कथन है वो एकदम सही है। पहला बोलता है स्पीकर में परमिट एनी मेंबर, जो स्पीकर है वो किसी भी मेंबर को ये परमिट कर सकता है कि वो अपनी मदर टंग में जो उसके द्वारा सीखी गई है उसमें क्या कर सकता है, एडिक्वेटली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो स्पीकर में परमिट एनी मेंबर टू एड्रेस द हाउस हिज और मदर टंग इफ ही कैन नॉट एडिक्वेटली एक्सप्रेस इन इंग्लिश और हिंदी। यदि संसद का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य अपने आप को हिंदी और इंग्लिश में बोलने में सक्षम नहीं पाता है, तो वो अपनी मदर टंग में, चाहे वो कोई भी हो, उसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। दूसरा है जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, संसदीय समितियां हैं, उनका जो भी काम होगा, कार्य होगा, वो या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में होना चाहिए। तो ये पहला भी बिल्कुल ठीक है, ये आपको आर्टिकल 120 में देखने को मिल जाएगा। इसके रिलेटेड आर्टिकल आप 120 देख सकते हैं, वहां पे आपको संपूर्ण रूप में इसके बारे में पता चल जाएगा। तीसरा है आपका द माइन्यूट्स, जो भी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, ठीक है, जो माइन्यूट्स प्रिपेयर करती हैं उस मीटिंग के एजेंडा प्रिपेयर करती है, तो वो यदि इंग्लिश में या तो हिंदी में ही होगा, उसमें मदर टंग का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके तीनों ही कथन बिल्कुल सटीक और सही बैठते हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। हिंदी में कुछ प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर है, तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कहता है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन बीन मेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन पंचायत। तो जो वुमेन्स है उनका पंचायत में आरक्षण आपको किस आर्टिकल के तहत देखने को मिलता है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पंचायत है वो आपको किस शेड्यूल में, किस आर्टिकल में, किस अमेंडमेंट के तहत भारत में लाया गया। तो ये जो एक तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचायत है वो 243 से लेकर 243 ओ तक ये आपको देखने को मिलता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, तो ये है आपका 73rd अमेंडमेंट है, जो कि आया था 1992 में। ठीक है, और संविधान के जो शेड्यूल है टोटल 12, उसके किस अनुसूची में इसको रखा गया है, तो ये आपका आएगा 11वीं अनुसूची, यानी कि 11th शेड्यूल के अंतर्गत पंचायत को रखा गया। अब पंचायत में वुमेन्स का रिजर्वेशन होना बहुत जरूरी है, तो ये किसमें कहा गया, आर्टिकल 243 बी, 243 सी, 243 डी या फिर 243 ई। तो यहाँ पे 243 का डी जो है ये रिजर्वेशन के बारे में जिक्र करता है, तो वुमेन का रिजर्वेशन भी आपको यहीं पे मिलेगा। अब अगले प्रश्न बनता है कि कितना रिजर्वेशन दिया गया है, 10%, 20%। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं का होता है, यानी कि 33% रिजर्वेशन जो है पंचायतों में वुमेन्स को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेट। निम्न में से किसका सही अर्थ होता है स्टेट, यानी कि राज्य, जो कि डिफाइन करा गया है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 है पार्ट 3 का हिस्सा। पार्ट 3 है आपका फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्टिकल 12 में एक टर्म दिया गया है स्टेट का भारतीय संविधान में, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे बोलता है कि ये रेफर करता है सिर्फ भारतीय सरकार को। दूसरा बोलता है कि ये रेफर करता है भारतीय सरकार को और भारतीय संसद को। तीसरा बोलता है कि ये रेफर करता है भारतीय सरकार को, भारतीय संसद को और राज्य की सरकारों को। चौथा ये कहता है कि ये रेफर करता है भारतीय सरकार को, भारतीय संसद को, राज्य की सरकारों को और ऑल आवर लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, यानी कि पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो भी हमारी लोकल अथॉरिटीज हैं। तो जो हमारा सही उत्तर है इसमें आपका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, वैसे ही अगर आप जाते हो डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, वहां पे आर्टिकल 38 है। उस 38 में भी जिक्र आता है स्टेट का, तो उस स्टेट में भी यही कहा गया सेम एज पार्ट 3 और आर्टिकल 12। ठीक है, तो ये आर्टिकल 12 जो है इसमें जो स्टेट है उसका मतलब क्या है, यानी कि संपूर्ण भारत की यहाँ पे बात हो चुकी है। भारतीय सरकार, राज्य की सरकार, भारतीय संसद और हमारी लोकल गवर्नमेंट्स, तो ये सारी मिलाकर स्टेट का निर्माण करती हैं। ठीक है,
which one among the following is the largest state in term of seats in राज्यसभा। तो आपने बताया राज्यसभा में जितनी भी सीट्स है टोटल, आपको पता है 250 जो है इसमें टोटल सीट्स हैं, जो कि भरी जाती है 238 राज्यों के द्वारा और 12 नॉमिनेट होती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन वर्तमान में आपको हमें 245 ही सीट्स तरीके से भरी हुई मिलेंगी, जिसमें आपको 233 जो है वो चुनाव निर्वाचित होकर आ जाते हैं और 12 जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो वर्तमान में आपको पता है राज्यसभा के उपसभापति कौन है, क्योंकि सभापति वही होंगे जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, एम वेंकैया नायडू। तो हरिवंश राय बोलते हैं उनको एक तरीके से, तो वो अभी वर्तमान में उपसभापति हैं राज्यसभा के। तो राज्यसभा में सीट्स का एलोकेशन किसके हिसाब से होता है, उनकी संसद की सीट के हिसाब से होता है, यानी कि उनकी लोकसभा में कितनी सीटें हैं उससे डिपेंड करता है कि उस राज्य की राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है आपको पता है सर्वाधिक जो वहां पे 80 जो सीट्स हैं लोकसभा में वो यूपी की हैं, तभी इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होते हुए जाता है। तो इसी हिसाब से वहां पर जो सीट्स हो जाएंगी वो 31 हो जाएंगे, लेकिन बात वहां पे उसकी नहीं कर रहा है, उसने वो यूपी छोड़ दिया क्योंकि सबको पता है यूपी की सबसे सर्वाधिक सीट्स होती हैं। तो यहाँ पे वो ले रहा है इन चारों को, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक। तो यहाँ पे आपने देखना है कि सर्वाधिक सीटें किसकी हैं इन चारों में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में और कर्नाटक में। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार में भी ज्यादा सीटें हैं, आपको यहाँ पे भी काफी ज्यादा सीटें हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से आप मान सकते हो 50 से 60 जो है जो सांसद है वो चुन के आते हैं। तो ये आपने यहाँ पे देखना है। सेकेंड नंबर में जो आता है हमारा यूपी के बाद दैट इज वेस्ट बंगाल। थर्ड नंबर में आता है आपका महाराष्ट्र, फिर आता है आपका तमिलनाडु। ठीक है, मैंने आपको चारों भी बता दिए हैं। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। एक बात पे आप भी एग्री करेंगे कि इस बार के ज्यादा क्वेश्चंस हैं वो पर्टिकुलरली इस पर है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट आपको वहां पे प्रश्न में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो ये पहला बोलता है कि टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। तो जो एग्रीकल्चर से हम लोग टैक्स लेते हैं वो जो इनकम होती है वो किसके अंतर्गत आती है, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आती है। बिल्कुल सही है, ये तो सही है। तो ये प्राइस कंट्रोल इज अ सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। तो जो प्राइस कंट्रोल होता है, ठीक है, मूल्य निर्धारण, ठीक है, मूल्य जो होता है एक तरीके से ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी जी ही ना सके, गरीब आदमी खाने ना खा सके, तो वो होता है मूल्य प्राइस कंट्रोल की। इतना प्राइस कंट्रोल करा जाए कि एक जो निम्न स्तर का व्यक्ति है वो भी जो अपना जीवन संपन्न है वो एक सही तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो यहाँ पर जो प्राइस कंट्रोल है इसको हम आगे देखेंगे। इंश्योरेंस डज नॉट कम अंडर यूनियन लिस्ट, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, स्टेट में देखने को मिलेगा। इंश्योरेंस जो आपका है, जैसे आपने देखा होगा ईएसआईसी, ठीक है, ईएसआईसी में क्या होता है कि आपका पर्टिकुलरली एक पैसा काटे जाता है और वो पैसा काट के कहाँ रखा जाता है, पर्टिकुलरली आपके अकाउंट में दिया जाता है और वो आपको लास्ट में मिलता है। ठीक है, तो वो हो गया, तो वो आता है स्टेट लिस्ट में। फॉरेस्ट दोनों की ही लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में, यानी कि वो उसके ऊपर स्टेट भी बना सकता है, उसके ऊपर यूनियन भी बना सकता है कानून। तो ये जो प्राइस कंट्रोल है ये काम है स्टेट का, स्टेट करता है। जो उनकी मंडियां होती है, जो उनके बाजार होते हैं, उनमें जो प्राइस कंट्रोल होता है वो काम किसका होता है, वो काम होता है स्टेट का। ठीक है, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। अगला देख लीजिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो गारंटी करता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एग्रेशन है, यानी कि आपके पास अधिकार है अपने विचार रखने का, अभिव्यक्ति, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर विचार और अभिव्यक्ति रखने का आपको पूर्ण अधिकार है, आप किसी के बारे में भी कुछ बोल सकते हो, आप किसी के लिए भी कुछ भी, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ बोलेंगे जिससे कुछ गलत हो जाए। तो वहां पे इस प्रश्न में आपकी यही बात करी गई। तो यहाँ पे इस प्रश्न में ये पूछ रहा है कि आपको ये हटाई दी जाती है कि आप अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको दी जाती है, लेकिन आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, बट द फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। ये जो आपको फ्रीडम दी जाएगी इसके अंतर्गत कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, तो आपने बताना है इन तीनों में से कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आपके पास ये आता है आपका आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत, आपको पता है आर्टिकल 19 आपको 6 प्रकार की आजादी देता है। राइट टू स्पीच एंड एग्रेशन,
ठीक है, ये तो पहला हो गया स्पीच एंड एग्रेशन। दूसरा हो गया आपका राइट टू असेंबल विदाउट आर्म, ठीक है, राइट टू क्रिएट एसोसिएशन, राइट टू मूवमेंट, पांचवा आता है आपका राइट टू सेटल एनीवेयर इन इंडिया, और अंत में आता है आपका राइट टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड। ये 6 पकड़ आदि आपको दी गई है, ठीक है। तो इसी यहां पर जो आपका है स्पीच एंड एग्रेशन में 19(a) में, इसमें 3 चीजें आप नहीं कर सकते हो, किसी की मर्यादाओं को ठेस नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पे है डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब हो गया आपका मानहानि। आप उसके ऊपर क्या नहीं कर सकते, उसकी आप बिल्कुल ही अवहेलना नहीं कर सकते। दूसरा है यहाँ पर डिसेंसी और मोरालिटी, नैतिकता। आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे उसकी नैतिकता को ठेस पहुंचे, उसकी मोरालिटी को आप क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। तीसरा आएगा इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, यानी कि आप उसे किसी जुर्म के लिए नहीं उकसाएंगे। ये तीनों के तीनों आप इस आर्टिकल के तहत नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल, किस ब्रिटिश ऑफिशियल को गवर्नर के पद में पहुंचा दिया गया था बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773? आपको पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड नॉर्थ माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन और फिलिप फ्रांसिस। तो आपको पता है ये जो आपका वारेन हेस्टिंग्स है, ये सबसे पहले ये आया था मद्रास प्रेसिडेंसी में एज अ क्लर्क, एज अ नॉर्मल ऑफिसर बन के आया था। लेकिन इतना विख्यात हुआ अपनी योजनाओं से, अपने काम से इतना विख्यात हुआ कि जो लॉर्ड नॉर्थ उस टाइम पे गवर्नर रहा करते थे बंगाल के, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अंग्रेजों के, उनको ये बहुत पसंद आया। तो जब ये एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो उन्होंने अपना पद इनको दे दिया और ये बने बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आपने हमें बताना है कि भारतीय संविधान से रिलेटेड विद द रेफरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा जो कथन है वो सही नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला बोल रहा है क्या, जो 85th अमेंडमेंट एक्ट है उसने राइट टू एजुकेशन एक्ट जोड़ा था अंडर आर्टिकल 21 है। दूसरा है आर्टिकल 22 करेक्टली बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि यहाँ पर ये बोलता है कि निवारक निरोध। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि आप ऐसा कोई जुर्म करते हैं, ठीक है, जिससे आपके द्वारा कोई अपराध हुआ है, तो आपको अपने लॉयर से मिलने दिया जाएगा। अगर आपके पास लॉयर नहीं है तो आपको सरकार के द्वारा भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तीसरा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज अ पार्ट थर्ड ऑफ, ये भी बिल्कुल ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। आपके अधिकार सुरक्षित हैं किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर ये है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्या है आपके पार्ट थर्ड में आते हैं, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है। रिट जुरिडिक्शन, जो ये बोल रहा है कि जो रिट जुरिडिक्शन होता है, क्षेत्राधिकार होता है, वो हाई कोर्ट का ज्यादा होता है देन सुप्रीम कोर्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये 85th अमेंडमेंट नहीं है, ये 86th अमेंडमेंट एक्ट है। ये जो 86th अमेंडमेंट एक्ट है 2002 में प्रस्तावित हुआ था, 2009 में ये पास हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। इसी के तहत हमारे मौलिक अधिकारों में 21A जोड़ा गया था। हमारे डीपीएसपी में भी ये बात जोड़ी गई थी कि जो अभिभावक हैं वो क्या करेंगे, बच्चों को प्रमोट करेंगे एजुकेशन के लिए। और हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें भी एक और 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई थी कि जो हमारे अभिभावक होंगे, जो हमारे गार्जियन होंगे, वो अपने बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजने के लिए प्रमोट करेंगे और उनको हेल्प करेंगे, उनके लिए वैसी कंडीशन लेके आएंगे कि वो स्कूल जा सके। तो यहाँ पर 86 अमेंडमेंट एक्ट है, ना कि 85। तो पहला वाला आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। Which one of the following is not a circumstances? आपने बताना निम्न में से कौन सा एक circumstances नहीं है कि राष्ट्रपति क्या कर सके, एक तरीके से नेशनल इमरजेंसी लागू कर सके, यानी कि आर्टिकल 352। यहाँ पे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए आर्टिकल 352 की बात हो रही है, तो आर्टिकल 352 जहाँ पे होता है तो उसका मतलब होता है यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी। अब ये नेशनल इमरजेंसी होती है तो ये सिर्फ 3 कारणों से हो सकती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको जो 4 कारण देते चारों होते हैं, तो ये 3 कारण आपको आर्टिकल 352 में देखने को मिल जाएंगे। तो राष्ट्रपति आपको पता है मंत्रिपरिषद की सिफारिश के बाद क्या करेगा, निम्न में से किसी एक को, 2 को या तीनों को साधन बताते हुए
राष्ट्र में नेशनल इमरजेंसी लागू करेगा। तो यहाँ पे वॉर, युद्ध, बिल्कुल ठीक है। एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाहरी एक तरीके से आक्रमण, इंटरनल डिस्टर्बेंस तो यहाँ पे आंतरिक अशांति, और यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह। तो यहाँ पे आप देखिए इंटरनल डिस्टर्बेंस आपको आर्टिकल 352 में देखने को नहीं मिलता। आंतरिक गतिरोध भी बोलते हैं इसको, जैसे कि आपने देखा होगा माओवादी, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा नक्सल, ये सारी सारी चीजें प्रभावित हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस से। तो ये कोई भी एक तरीके से पर्टिकुलर रीजन नहीं होता राष्ट्र में नेशनल इमरजेंसी लगाने का। तो ये तीन आपको आर्टिकल 352 में बिल्कुल पूर्ण रूप से लिखित देखने को मिल जाएंगे। अगला है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इज पार्ट ऑफ, यानी कि यहाँ पे आपने देखा होगा लोक उद्यम विभाग, ये कौन सी होती है? सरकारी कंपनी, आपको पता है पब्लिक एंटरप्राइजेस वही होते हैं, कोल इंडिया, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, स्टील इंडिया। तो ये सारी की सारी क्या है? गैस इंडिया, गेल हो गया, ठीक है, ये सब चीजें क्या है? भारत में पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं। तो ये किस के तहत आता है? किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? ये डिपार्टमेंट है, ये विभाग है, और ये मंत्रालय है। तो मंत्रालय के अंतर्गत विभाग भी होते हैं। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो मोस्ट ऑफ द पीपल ने ये लगाया होगा इसका, क्योंकि ये उद्योग मंत्रालय यहाँ पर आ गया। तो ऐसा नहीं है, जो आपका पब्लिक एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट है ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, ठीक है। तो जो कि है भारत में निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो गाइस ये थे हमारे द्वारा लाए गए कुछ सीडीएस में आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चंस। अगले हमारे वीडियोस में आपको ज्योग्राफी का एनालिसिस भी देखने को मिलेगा, आपको पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स का भी एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो जल्दी हमारे वो वीडियोस आएंगे। आपने वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और लाइक कमेंट भी करना है गाइस, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं अगली बार जो आपके लिए वीडियो बनाऊं तो मैं आपके लिए डबल पावर से वो वीडियो बना सकूं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।